ऑर्डर ऑर्डर। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में, जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर, जिसमें हम चर्चा करते हैं व्हाट मेड न्यूज़, व्हाट डिड नॉट एंड समथिंग दैट एब्सोल्युटली शुड नॉट हैव। मैं हूं आपका होस्ट शिव नारायण। मेरे साथ हैं मेरे दो साथी अवधेश कुमार और प्रशांत कुमार। अवधेश अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं किसान आंदोलन पे, और प्रशांत अभी हल्द्वानी जाके आए हैं, जहां से उन्होंने रिपोर्ट किया है। हल्द्वानी में अगर आपको पता हो, हल्द्वानी में 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु से पहले वहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने 2 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को उनके एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के तहत उनको डेमोलिश किया था। उसके बाद भीड़ उग्र हो गई और उसके बाद पुलिस और वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनमें तनाव का माहौल था। पहले किसान आंदोलन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी ये ज्वलंत मुद्दा है देश में। अवधेश, आप बताएंगे कि अभी पहले तो ये कि किसान जो हैं, जो फार्मर्स हैं, वो पंजाब से आए हैं, कुछ बता रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी से हैं। आप बताइए कि अभी किसान कहाँ पे है और किस जगह पे हैं, और कितने लोग वहाँ पे हैं जो आना चाहते हैं दिल्ली की तरफ। देखिए सिर्फ क्या है कि मैं भी कल गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर मौजूद रहा, और हमारे साथी शंभू बॉर्डर पर हैं, वहाँ से लगातार अपडेट दे रहे हैं। तो जैसा कि किसानों की डिमांड्स है, उनको लेकर किसान बहुत ही अग्रेसिवली, उन्होंने पहले लोकल स्तर पर मीटिंग्स की और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। इस बीच केंद्र सरकार के कुछ मंत्री चंडीगढ़ भी पहुंचे, उन्होंने किसानों के साथ एक मुलाकात की, और वो मुलाकात भी, उससे पहले भी एक मुलाकात हुई, और किसान जिस दिन उनका तारीख था, ऐलान था कि हमने वहाँ पहुँचेंगे 13 तारीख को, उससे पहले भी एक मीटिंग हुई। तो वो देर रात मीटिंग हुई जो बेनतीजा रही। किसानों ने कहा कि सरकार जो है सिर्फ गुमराह करना चाहती है, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से ऐलान कर दिया कि कुछ भी हो हम दिल्ली कूच करेंगे। फिर उन्होंने आना शुरू किया, और उसके बाद उनको एक शंभू बॉर्डर है, उनको वहाँ पर रोक लिया गया। बेसिकली हरियाणा और पंजाब के ये किसान हैं जो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर रोक लिया गया। और वहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि मतलब एक बहुत ही बड़े लेवल पर संघर्ष चल रहा है, जो हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच में। आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं, वहाँ पे पैलेट गन है जो उससे निशाना बनाया जा रहा है किसानों को। कई किसान घायल भी हुए हैं इस बीच में। हरियाणा पुलिस ने भी देर शाम कल ट्वीट करके बताया कि कैसे हरियाणा पुलिस 24 घायल हुए हैं और वो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। उधर उससे पहले किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक सीज फायर का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो हमारे साथ बर्बरता की है, उसमें हमारे करीब 100 किसान घायल हुए हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो भी हमने देखे कि किसी को पैलेट गन लगी है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो और उसके बाद ये सीज फायर का ऐलान हुआ, और कल मतलब शाम को ये घोषणा कर दी गई किसानों की ओर से कि अब हम मतलब फिलहाल रात तक के लिए दिल्ली कूच नहीं करेंगे। लेकिन आज फिर सवेरे से हमने देखा कि किस तरह पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष जारी है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो ड्रोन के से जो है पुलिस निगरानी करने की कोशिश कर रही है किसानों को, तो उसको जवाब देने के लिए किसानों ने पतंग उड़ाई, और पतंग से मतलब ड्रोन गिरा दिया गया हरियाणा पुलिस का। ये इंडियन जुगाड़ है, पतंग से कैसे ड्रोन को। हाँ, कोई सोच भी नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता है। तो देखिए सोशल मीडिया पे वायरल है वो वीडियो। बट ये पहली बार हो रहा है कि भारत की जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस है, जिस पुलिस के बारे में बात करें, कि पुलिस पहली बार ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है टियर गैस को ड्रॉप करने के लिए। हाँ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ड्रोन से जो है आंसू गैस के गोले छोड़ना, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और ये बहुत ही मतलब कहा जाए कि हमारे देश के ही किसान हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन ये सब हुआ। और देखिए ये मैं बता दूं, इससे पिछली बार भी जब किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, तो उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, और वो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर लोग आ गए थे। लेकिन इस बार तो यहाँ ना आए। देखिए मैं कल था गाजीपुर बॉर्डर दिन भर, मतलब मैंने देखा कि किस तरह लेयर के लेयर बनाए हैं, सीमेंट से पिलर खड़े कर दिए गए हैं, बसें ऐसे पूरा खड़ी कर दी गई हैं, ट्रैफिक जाम हुआ, कटीले तार लगाए गए हैं, और एक प्लेट है, पूरी चादर है लोहे की, उस पर जो कीलें लगाई गई हैं नोक वाली, वो पूरा फर्श से मिला दी गई हैं।
और जो बड़े बड़े सीमेंट के थंब हैं उनको ला के रखा गया है। तो मतलब दिल्ली को एक किले में तब्दील कर दिया है। बिल्कुल, मतलब एक किले में तब्दील कर दिया गया है। ऐसी तैयारी, मतलब लोग हैरान है देखकर। इसके बाद मैं देखिए गया टिकरी बॉर्डर पे रात को जब मैं वहाँ था तो मतलब थोड़ा जब हम अंदर गए तो हालांकि पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई है, किसी को एंट्री नहीं मिल रही, लेकिन हम लोग गए, जब हमने उनको बताया तो गाड़ी हमारी भी आने नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा सा बातचीत हुई, बताया कि मीडिया से हैं, तो फिर उन्होंने किसी अपने सीनियर अधिकारी को फ़ोन किया और परमिशन ली। तो फिर उन्होंने थोड़ा, हमने उनको बताया कि सर हम तो मतलब हमारा काम ही ये है रिपोर्ट करना, जैसे आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ऐसे हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो थोड़ा उनको समझ आया कि चलो ठीक है, तो फिर उन्होंने हमको एंट्री दी। उस दौरान जब हम शिवंदर पहुंचते हैं तो हमने देखा कि रात को करीब 50 लोग, मतलब उसमें मजदूर भी थे, 40 से 50 लोग थे टोटल, जो मजदूर भी थे और ठेकेदार थे, वो काम कर रहे थे वहाँ पर। तो मतलब मैंने उनसे बातचीत की, हमारी रिपोर्ट में है, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं और क्या आपको निर्देश मिले हैं। तो बोले हम तो कल से कर रहे हैं और कल भी शायद ये जारी रहे। तो सोचिए 7-7 फीट के जो चैम्बर बनाए गए हैं पूरे, तो उसको सीमेंट से भर रहे हैं। आप सोचिए लेयर मतलब ऐसे लेयर की लेयर लगी हुई हैं, सीमेंट के पूरे कटआउट हैं वो, उनके बीच में वो सीमेंट भर रहे हैं और वो करीब 7-7 5-5 फीट के हैं वो। तो आप सोचिए कि कितनी भारी तादाद में रात भर जो है मशीनें काम कर रही हैं, सीमेंट का घोल हो रहा है और मतलब वहाँ पे करीब 10-12 तसलों से बार बार सीमेंट लाया जा रहा है और उधर झोंका जा रहा है। मतलब ऐसे कोई टेम्परेरी व्यवस्था नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पूरा कोई जो वहाँ बिल्डिंग तैयार हो रही है, आपको लगेगा वहाँ कंस्ट्रक्शन का इस तरह से काम चल रहा है। पुलिस निगरानी है, पुलिस इतनी भारी तादाद में खड़ी है, आपको लगेगा कि कोई बहुत ही जैसे नक्शे से मकान नहीं बनते हैं, नक्शे से कोई बिल्डिंग या किसी को तैयार करते हैं मैम किसी, तो उस तरह से वहाँ काम हो रहा है। लग रहा है कि मतलब ये परमानेंट व्यवस्था हो रही है। हाँ, मेरी एक क्यूरियोसिटी है कि मान लीजिए कि अगर आज फार्मर्स इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करते हैं तो ये सब जितने भी उन्होंने तामझाम किए हैं इनको हटाने में कितना वक्त लगेगा? हाँ बिल्कुल, मैंने ये सवाल किया था वहाँ पुलिस वालों से। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपना कैमरा बंद करिए। तो मैंने कहा ठीक है, कर लिया कैमरा बंद। तो बोल रहे हैं देखो मैं भी किसान का बेटा हूँ और हमें पता है कि किसानों के साथ क्या समस्याएं हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है अपने ही लोगों के लिए कि वो यहाँ ना आए, जबकि मुझे पता है। तो वो खुद मतलब भाई अपने ही लोग तो हैं, वो भी जो पुलिस में हैं वो भी तो किसानों के बेटे हैं ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सड़क के बीच में 5-5 फीट या 7-7 फीट की खाई खोदना, फिर उसके बाद उन पे बोल रहे थे बोले सड़कें उखड़ जाएंगी, उनको टाइम लगेगा हटाने में, उसको टाइम लगेगा। अच्छा, उसने एक बात और बताई हमको, पिछली बार भी यही सब हुआ था, तो पिछली बार की जो चीजें खराब हुई थी वो अभी तक खराब है वहां पर। प्रॉपर जैसे लाइट की व्यवस्था वहाँ नहीं है, आप टिकरी बॉर्डर पे जाएंगे तो बिल्कुल लाइट की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, सड़क उखड़ी हुई है, जो डिवाइडर मलबे पड़े हुए हैं, हाँ डिवाइडर है वो उखड़ा पड़ा है। वो पिछली बार जब किसानों ने वो सब किया था, सोचिए उसकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई, और ये वहाँ पुलिस वाले भी जानते हैं, जो अधिकारी मौजूद है वो भी जानते हैं। अवधेश, आपसे और चर्चा करेंगे इस विषय में। अब अभी प्रशांत से बात करते हैं। प्रशांत, आप पहली बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में गए हैं, एंड प्रशांत काफ़ी यंग है, 24 ईयर्स ओल्ड इफ़ आई एम करेक्ट, और पहली बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जाना, क्या अनुभव रहा आपका? पहले पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये करने के लिए, मुझे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए भेजा जा रहा है और ये स्पेशली कहा गया तुम कम से कम 2 वीडियो स्टोरी आपको करना है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि चलो मुझे अच्छा मौका मिल रहा है, और वो भी ऐसे एरिया से जो कि मैं किताबों में पढ़ता आ रहा हूँ। अशोक पांडे हुए अल्मोड़ा के, वो अच्छे राइटर हैं, उन्होंने उनकी किताबों में पढ़ा हूँ कि ऐसा अल्मोड़ा होता है, और पास में हल्द्वानी सिटी। और मैं वहाँ गया तो बहुत चकित था कि ये ऐसा इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कैसे हो सकता है। मतलब जो कर्फ्यू एरिया है बनभूलपुरा में, वो पूरा हर तरफ से नाकाबंदी किया हुआ है, उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता। तो हम लोग जब पहुँचे, एंट्री पॉइंट जो है बनभूलपुरा की, उसमें पुलिस सामने पैरामिलिट्री की फोर्स खड़ी है लगभग 20, साथ में उत्तराखंड पुलिस, वो किसी को अंदर जाने नहीं दे रही है। पत्रकारों के लिए भी उस बैरिकेडिंग से बाहर से ही आप रिपोर्ट करना है। तो 3-4 दिन हम लोग वहाँ रुके। 4 दिन में हमने पाया कि मेन स्ट्रीम मीडिया कोई भी
अंदर नहीं गया। जो भी रिपोर्ट हुई तो पहले के फुटेज से ही हुई। जो पुलिस चौकी थी जिसको जलाया, वो जला दिया था, जला देगा, लेकिन आगे का पार्ट जला है, पीछे के पार्ट में अगले ही दिन से काम चालू हो गया था। जो ग्राउंड जीरो था वहां से पुलिस चौकी कितना दूर था? जो उसी एरिया के अंदर है, कर्फ्यू एरिया के ही अंदर है। तो हमने सोचा कि पुलिस से बात करके जाए, कम से कम पुलिस चौकी देख लें। जो जले हुए कार हैं, जले हुए बाइक्स हैं, पत्रकारों के बाइक बहुत सारे जले हैं, कम से कम 5-6, और लगभग 15 से 20 पत्रकार साथ में गए थे पुलिस के जब डेमोलिशन हो रहा था। वो कवर करने ही गए थे साथ साथ। तो जब डेमोलिशन स्टार्ट हुआ उसके बाद पत्रकारों ने हमें जैसे बताया कि पथराव पहले स्टार्ट नहीं हुआ पुलिस वाले में, और पहले कुछ महिलाएं आ गई सामने जेसीबी के पुलिस वालों के सामने, पीछे कुछ लोग और खड़े थे, महिलाएं आगे खड़ी हैं। धक्कम धुक्की हुई तो पीछे से पत्थर मारना स्टार्ट हो गया। पुलिस ने धक्का देना स्टार्ट किया महिलाओं को, फिर उसके बाद पथराव और होने स्टार्ट हो गए। तो जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि वो लोग भी पहले से तैयार थे, पुलिस भी पहले से तैयार थी कि हमको तोड़ना है तो तोड़ना है। फिर तोड़ा गया उसको जेसीबी के थ्रू, और जिस एरिया को तोड़ा गया है वहाँ पे कल एक नई पुलिस चौकी शुरू हो गई। उसका इनॉग्रेशन हो गया है। इनॉग्रेशन, वो ढांचा खड़ा भी हो गया, मतलब तत्कालीन प्रबंधन करके वो फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी टाइप का। हाँ। जहाँ पे मदरसे को गिराया गया उसी एरिया में एक वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स में कल सुबह मतलब हम लोग उससे पहले कर्फ्यू एरिया में पहले ही दिन गए थे। तो पहले ही दिन 4 घंटे के लिए हम उस एरिया में फंस गए थे। पहले दिन हम गए थे। तो उसके बाद हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं तो पहली बार रिपोर्टिंग करने का, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फिर से वहाँ जाऊँ, क्योंकि लोगों का आवाज़ सुन रहा हूँ, वो चिल्ला रहे हैं, दौड़ते हुए सामने से आ रहे हैं, कहने पुलिस मार रही है, भागो। तो हम लोग भी थोड़ा, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। सुमिधा ने बहुत, हमारी साथी रिपोर्टर सुमिधा, उन्होंने काफ़ी काम किया मुझे, देखो तो कुछ होगा नहीं, पत्रकार हैं हम लोग को नहीं मारेंगे। बट मेरे मन में तो डर फिर भी था। तो हम लोग एक साथी वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट, उनसे हम लोग मिले। उनसे हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे कि कैसे क्या करना है, कहीं से कांटेक्ट मिल जाए। हम लोग पहले विक्टिम्स जो मरे हैं, तब तक 5 लोगों की मौत की खबर आ चुकी थी कि 5 लोग मरे हैं, जिसमें कि 4 मुस्लिम्स हैं और 1 हिंदू है। हिंदू वाला शव अभी तक पोस्टमार्टम के लिए नहीं गया था, लेकिन चारों जो लोग थे उसका पता चल गया था कि कौन क्या है, कहाँ किसका घर है। बट ये पता लगाना कि किनका नाम क्या है, मतलब ये तो पहले आ गई थी, लेकिन किसका घर कहाँ है, तो वहाँ के लोकल रेजिडेंट से बात करना, फिर घर वालों से बात करना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। क्योंकि घर वालों से बात करना क्यों मुश्किल हो रहा था? क्योंकि उनके घर पे पहले तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो उनके भाई या फिर चाचा इनके थ्रू बात कर रहे थे। फिर उसके बाद हम कोशिश करें कि जो स्थानीय पत्रकार हैं उनके थ्रू और जानने का कि क्या चल रहा है कैसे। तो उनके साथ जाते जाते तो हम लोग एक घर में घुसे। उसके बाद पुलिस की वैन इधर उधर घूम रही है, और लोग ये बता रहे हैं कि पुलिस घर घुस के जिस पे भी शक हो रहा है उनको मार रही हैं, उनके घर का सामान तोड़ रही हैं कि तुमने पत्थरबाजी की, बताओ और कौन था साथ में, ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये सब काफ़ी डरावना था मेरे लिए, तो पहला एक्सपीरियंस तो काफ़ी। फिर उसके बाद हमने वीडियो स्टोरी करी। उसमें जो पत्रकार थे, एक मुस्लिम पत्रकार, उसके ही घर में पुलिस घुस गई। आपकी वीडियो स्टोरी अगर आप पढ़ना चाहें, जो पाठक हैं या जो व्यूअर्स हैं हमारे, इस वीडियो स्टोरी का नाम है इन क्रैकडाउन आफ्टर हल्द्वानी डेमोलिशन, 18 ईयर ओल्ड विद फ्रैक्चर्ड स्कल। ये एक वीडियो स्टोरी है। अगर आप देखना चाहें कि वहाँ की यथास्थिति क्या थी तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और प्रशांत और सुमेधा 2 रिपोर्टर्स थे जो वहाँ हल्द्वानी गए थे। हाँ बताइए। इसके बाद मतलब इतना सारा कुछ हो रहा है तो हमने सोचा प्रशासन से बात किया जाए, वो क्या कहते हैं, उनका क्या वो है। वो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि 3 FIR हुई है, उसमें पत्रकार जख्मी हुए हैं, जो लोग हैं उन पे शक है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, हमने इतने अरेस्ट कर लिए। घर में घुस के लोगों को, जो कि लोग वहाँ के बता रहे हैं कि हमारे घर में पुलिस घुस रही है, मार रही है, पीट रही है। तो हमने सोचा कि अगर मार रही पीट रही तो लोग अस्पताल भी जा रहे होंगे। हम लोग अस्पताल पहुँचे, वहाँ पे एक लड़का 18 साल का मोहम्मद कैफ, उसके स्कल फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, यहाँ से टाँके लगे हुए हैं।
तो ये सब देख के काफ़ी डरावना भी था कि कितनी बर्बरता से मारा जा रहा है उनको। और उनका तो बताना यही था कि पुलिस ने मारी है, बट पुलिस से हम पूछ रहे हैं तो वो कह रही कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब झूठी खबर है। वही है कि ना प्रशासन कबूल कर रहा है कि ऐसा कुछ चल रहा है ना कुछ। आप हल्द्वानी जब डेमोलिशन हुआ उसके कितने दिन बाद पहुंचे थे आप? हम लोग 2 दिन बाद पहुंचे। 2 दिन 8 बाद तारीख के रात को ये सब फायरिंग वगैरह हुई। लोग बता रहे कि 350 राउंड फायरिंग हुई है शाम को 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक। ओके, 8 तारीख को ये डेमोलिशन हुआ और आप 10 तारीख को वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन 10 तारीख को जब पहुँचे थे तो आप अंदर एरिया में चले गए थे? जी चले गए थे। वो गली, और वहाँ पे उसी टाइम आप 3-4 घंटे तक, कितने घंटे तक फंसे? लगभग 4 घंटे। ओके, वो बताया कि आप जब फंसे रहे तो उस समय क्या हो रहा था आसपास, और आपने से बताया कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो आपको भी थोड़ा यू वर ऑल्सो एंग्शियस। आप बताइए कि क्या हो रहा था वहाँ पे, पुलिस क्या कर रही थी, आप इतने एंग्शियस क्यों थे, और आपके साथ कोई सपोर्ट करने वाला, आप बता रहे हैं कि लोकल रिपोर्टर भी थे आपके साथ। जी। वो बताइए आप किस्सा। हम लोग को एक घर जाना था, जो शाबान नाम के एक लड़के का डेथ हुआ था, उसके पिता से मिलना था। हम लोग उनके घर तक पहुँचे तो इधर से पुलिस, जब ये हर एक विक्टिम जो जिनकी डेथ हुई है, हर एक विक्टिम के घर के नीचे लगभग दर्जन भर पुलिस खड़ी है। पैरामिलिट्री भी है उसमें और उत्तराखंड पुलिस भी है। और वो तो उनका एक्सेस आउटसाइड वर्ल्ड से पूरा काट दिया गया है। फिर भी हम उनके गेट पे खड़े हैं, 5 मिनट तक खड़े हैं। उनके पिताजी शायद सो रहे थे, वो उठ के जब तक आए, हमने उनसे इतना कहा कि हमें आपसे बात करनी, तब तक पुलिस वाले उधर से आ गए और हमें बोला कि जाओ आप यहाँ से, आप कहाँ से आ गए, इधर कैसे, इधर कर्फ्यू है, शूट एट साइड का ऑर्डर है, गोली मार सकते हैं। पैरामिलिट्री वाले थोड़े, ये लोग इतना नहीं समझते हैं, सीधा गोली मार देते हैं। तो हम लोग सोचे क्या कि किसी और विक्टिम के घर जाते हैं जहाँ पे थोड़ी मे बी कम पुलिस हो। तो हम लोग गली से फिर जा रहे हैं तो 2 व्यक्ति दौड़ते हुए आए। वो कह रहे हैं कि पुलिस सबके घर घुस रही है, मार रही है। पुलिस के पास सीढ़ियाँ हैं जो कि अगर गेट बंद है तो सीढ़ी लगा करके वो सीधा छत पे चढ़ जा रही हैं, खिड़की के द्वारा अंदर घुस जा रही है और तोड़ फोड़ कर रही है, मारपीट कर रही है। तो ये भी और डरावना था कि कब पुलिस यहाँ आ जाए जहाँ हम खड़े हैं। फिर हम लोग दौड़ते दौड़ते सीधा चले गए। मतलब स्थानीय पत्रकार से हमारे फ़ोन पे बात हो रही थी, वो भी साथ में आए, मिले हमसे। पुलिस वालों ने हमको बुला लिया कि 3-4 लोग इतने झुंड में कैसे हैं। तो स्थानीय पत्रकार पुलिस वालों से काफ़ी जान पहचान था उनका, तो उन्होंने बताया कि नहीं कुछ नहीं सर, हम लोग फ़ोटो वगैरह नहीं खींच रहे हैं कुछ, बस बात करने आए हैं, देखने आए हैं। हालांकि कुछ किसी चीज़ का यहाँ परमिशन नहीं है, ना बात करने की, ना देखने की, ना जायजा लेने की। आप लोग यहाँ से चले जाओ, सीधा निकल जाओ बाहर। और जितने भी विक्टिम्स हैं उनके फैमिली मेम्बर से बात कर ले, उनका फ़ोन नंबर निकाल के हम लोग बात करना स्टार्ट किए कि जब जाके नहीं मिल पा रहे हैं तो फ़ोन पे एटलीस्ट बात कर लें कि आपको क्या लगता है कैसे उनकी मृत्यु हुई। तो ये पहली स्टोरी हमारी वही थी कि कैसे 5 लोगों की मृत्यु, 5 लोग कौन हैं जिनकी मृत्यु हुई है, क्या क्या करते हैं और कैसे मृत्यु हुई। तो उस समय जो स्थानीय पत्रकार है हमारे साथ, उनका नाम सलीम खान है, उनके घर से फ़ोन आता है कि पुलिस वाले घर के अंदर घुस रहे हैं, दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, दरवाज़ा पीट रहे हैं। तो इनको लगा कि मैं एसओ साहब से बात कर लूँ, यहाँ के उत्तराखंड के हल्द्वानी के, उनसे बात कर लूँगा, एसएसपी से बात कर लूँगा, तो मे बी समझ जाएंगे हाँ मेरा ही घर है वो, पुलिस ना जाएगी, पुलिस नहीं जाएगी। तो उन्होंने बात किया, ना ही एसएसपी उनका फ़ोन उठा रहा है, ना ही एसओ उनका फ़ोन उठा रहा है। तो और साथी पत्रकारों को वो फ़ोन करके पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। काफ़ी वो गुस्से में थे, उनका मतलब बहुत समय तो वो रो भी रहे थे कि ऐसे कैसे ये सब सिलसिला चल रहा है और बाहर हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर पुलिस घूम रही है, पकड़ेगी तो या तो सीधा बाहर कर देगी या तो फिर मारपीट भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग निकले शाम के 5 बजे वहाँ से, और 5 बजे के बाद फिर पता चला कि घर में घुस के मारपीट किया है पैरामिलिट्री वालों ने। उनके स्थानीय पत्रकार जो हैं उनकी पत्नी को मारा है, उनकी बेटियों को मारा है, उनकी सिस्टर इन लॉ थी घर पे, उनको भी मारा है, और आस पड़ोस में भी किसी को मारा है। तो क्या पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस है वो हर घर में जा रही थी या उनको जिन पे भी शक हो रहा था? वहाँ के स्थानीय पत्रकार मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो कि प्रो गवर्नमेंट है, वो स्टेट के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते हैं क्योंकि उनका ऐड आना बंद हो जाएगा। समझते सारा बात है वैसे कि लोग घर छोड़ के वहाँ, और ये भी हुआ उसके बाद कि लोग वहाँ से घर छोड़ के भी जाने लगे
इंसिडेंट के बाद 8 तारीख को ये हुआ, अगले ही दिन से कुछ कुछ लोग जिसको जैसे भी जिस समय मिल रहा था जाने का रास्ता और एक्सेस मिल पा रहा था, वो सीधा निकल जा रहे थे। बड़े मतलब जो ये सलीम खान है रिपोर्टर, स्थानीय पत्रकार, उनकी भी फैमिली अगले ही दिन वो भी चली गई थी वहाँ से। तो लोगों का कहना है कि स्थानीय पत्रकार भी, लोग भी यही कह रहे हैं कि ये एक प्री प्लान्ड प्रोसेस था, जिसका आउटकम ये निकले कि मुसलमानों की संख्या इस जगह कम हो जाए। जैसे कि पुरोला में हुआ, हमने देखा वहाँ भी मुसलमान जगह छोड़ के जा रहे थे। जैसा कि प्रशांत ने बताया कि स्थानीय पत्रकार और जो पत्रकार हैं, काफ़ी पत्रकार हैं जो प्रो गवर्नमेंट लिखते हैं क्योंकि सरकार उन्हें ऐड देती है, लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी से ऐड नहीं लेता, ना सरकार से ना कॉरपोरेट से। और यही कारण है कि हम जो फैक्ट्स हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, वो आपके समक्ष रखते हैं और ये हमें ऑनेस्ट भी रखती है और इंडिपेंडेंट भी रखती है। अब अवधेश से बात करेंगे। अवधेश, अभी का जो किसान आंदोलन है और जो किसान आंदोलन 2020-21 में हुआ, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अभी तक पहुँचे नहीं हैं दिल्ली में, वो उस समय तो पहुँच गए थे दिल्ली में और 1 साल से ज़्यादा तक यहाँ पे रुके हुए भी थे, लेकिन उनकी जो मांगे हैं, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो फार्मर्स ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, इन दोनों मूवमेंट में, दोनों प्रोटेस्ट में क्या फ़र्क है और क्या समानता है? देखिए, क्या पहले जो है 32 किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये पूरा प्रोटेस्ट किया था 2020 में। लेकिन अभी क्या है, जब ये प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ तो उसके बाद बहुत सारे जो संगठन हैं, उन्होंने अपने अलग अलग संगठन कुछ बट भी गए, है ना। और बटने के साथ साथ कुछ लोगों ने क्या किया है कि वो इलेक्शन लड़ लिए। कुछ एक संगठन है उनकी आम आदमी पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो इस बीच क्या है कि उन किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। तो इसको लेकर जब मतभेद हैं तो जो बड़े नाम थे, जैसे मैं 1-2 नाम आपको बता दूं। जैसे पहले थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, हाँ, है ना, बड़ा नाम था एक। बलवीर सिंह राजेवाल, है ना। उग्राहा BQ के लखोवाल, जमहूरी किसान सभा BKU डकोंदा के दोनों गुट्ठे क्रांतिकारी किसान यूनियन के डॉक्टर दर्शन पाल एक बड़ा नाम था उस समय पर। और ऑल इंडिया किसान सभा के जो नेता है वो नदारद हैं। और ये आपका भारतीय किसान यूनियन टिकैत, है ना। और एक भारतीय किसान यूनियन भानु, ये दोनों भी अलग हैं अभी। तो ऐसे में क्या, हालांकि दर्शन पाल जी का भी जो है, मैं देख रहा था एक वीडियो उन्होंने जारी किया है कि कल वो पंजाब में सारे जो है जो टोल टैक्स हैं उनको फ्री कराएंगे, टोल टैक्स को, और इसके अलावा ट्रेन रोकने का भी वो आह्वान उन्होंने किया है। वो नाराज हैं जिस तरह पुलिस किसानों के साथ बर्ताव कर रही है। सेम टिकैत का है। टिकैत ने कहा है कि हमारे जो किसान हैं, हम इनसे अलग नहीं हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो ये इनकी जो डिमांड्स है वो हमारी डिमांड्स नहीं है, लेकिन अभी हम अलग हैं। अगर यही सब चलता रहा और ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पे भी आ जाएंगे। तो हालांकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में वो सपोर्ट कर रहे हैं इनको, उनका हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रुप अलग हैं अभी, क्योंकि नहीं, वो बड़े चेहरे थे, वो चढ़ूनी, गुरनाम सिंह, दर्शन पाल, टिकैत, ये बड़े नाम थे, लेकिन वो अभी नहीं है इसमें। इसके अलावा जो बाकी संगठन हैं, इसमें भी बहुत सारे छोटे बड़े, करीब 50 के आसपास संगठन हैं जो अभी जो फार्मर्स मूवमेंट हो रहा है उसमें 50 से बड़े, 50 से ज़्यादा संगठन हैं। करीब 50 संगठन हैं, छोटे बड़े हैं, लेकिन क्योंकि जैसे पहले SKM था, बड़ा संगठन था, वो टूट गया, तो जो टूटे हुए संगठन है वो भी इसमें कुछ शामिल हुए, लेकिन बड़े संगठन नहीं हुए। लेकिन ये जो मूवमेंट, ये जो किसानों का जो मार्च है, इसमें बड़े बड़े चेहरे कौन हैं? अभी जो सबसे बड़ा चेहरा है इनमें जगजीत सिंह डिल्लेवाल हैं, जो इस पूरे इसको वो लीड कर रहे हैं। बाकी के जो चेहरे हैं वो नहीं है, अभी सामने नहीं आए। तो लोग सोच भी रहे हैं कि सवाल उठा रहे हैं कि बाकी लोग क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह अभी मूवमेंट चल रहा है, किसानों के साथ जो पुलिस का बर्ताव है, उसको लेकर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि ये आंदोलन हरियाणा और पंजाब के लोगों का था पिछली बार भी, लेकिन आखिर हुआ टिकैत से, है ना, भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है,
उस समय भी क्या हुआ था, किसान, जब मैंने उस समय पे एक स्टोरी भी की थी, तो जब मेरी उस समय बात हुई थी भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से, तो उन्होंने कहा था कि हमारा इस संगठन में से मतलब कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो बाद में आ गए। तो जब मैंने उनसे बाद में पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमें तो मजबूरी में आना पड़ा। मजबूरी में हम इसलिए आए क्योंकि पुलिस ने जो है किसानों के पे लाठियां बरसाई हैं, तो हमें इसलिए आना पड़ेगा, हम किसान को पिटता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन वो किसान आंदोलन पूरा खत्म हुआ टिकैत पर। टिकैत का उसमें एक वीडियो बहुत, उसमें जब लाठीचार्ज होता था, टिकैत का जो वीडियो है उसमें रो रहे थे। हाँ, तो उस समय क्या हुआ था, वेस्टर्न यूपी के किसान हैं, वो इमोशनल सपोर्ट देने के लिए पहुंचे। हाँ, और मैं उस समय वहीं पर था शिव, मुझे याद है उस समय पे। उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारी तादाद में पुलिस वहां पर आ गई, और पुलिस के आने के बाद उनको वहां से उठाने की तैयारी थी, और ये प्लानिंग हो गई कि इनको उठाया जाए यहाँ से। पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया, उनके तंबू को हटाने की कोशिश की। इस बीच वो भावुक हो गए और वो रो दिए। तो मुझे याद है कि जब वो रोए तो किसानों के जो ट्रैक्टर थे वो इस तादाद में आए, पूरी रात ट्रैक्टरों का जो आना था वो रुका नहीं, क्योंकि इतनी तादाद में किसान आए कि उनको फिर लौटना पड़ा पुलिस को। अभी किसानों की क्या क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे देखिए, एक तो क्या है कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी तो है ही, जो मेन है, पहले भी थी। इसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करने की बात हो रही है। इसके अलावा किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जो पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो बहुत सारे किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, हमने रिपोर्ट भी की है अभी उस पे। बसंत की एक रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं कि जो वादा भारत सरकार ने किया था किसानों के साथ, हाँ, कि जो एफआईआर दर्ज हुई हैं उसको वापस लेंगे, और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है उसमें, वो एफआईआर वापस तो ली है या नहीं ली है, वो इसके बारे में आप बसंत की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो वही पुलिस जो मामले उनको वापस लेने की बात है। फिर दूसरा है लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी, तो उसके पीड़ितों को न्याय की भी मांग हो रही है। दिल्ली आंदोलन के दौरान जो किसान मारे गए थे, तो उनके लिए, परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग है। और परिवार, इनका कहना है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग भी है। तो ये सब मांगे हैं किसानों की। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। किसान, हालांकि जो अभी की स्थिति बनी हुई है वो ये है कि शंभू बॉर्डर पे ये लोग हैं और दिल्ली आने की इन्होंने तैयारी कर ली है, और इस बीच किसानों के और पुलिस के बीच संघर्ष जारी है। लेकिन किसानों ने ये साफ कर दिया है कि हम लोग वापस नहीं हटेंगे जब तक जो हमारी मांगे हैं उनको नहीं मान लिया जाएगा। क्योंकि कई बार क्या हुआ है कि सरकार के नुमाइंदे जाते तो हैं, बात करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। तो ये सब चीज़ों को लेकर आंदोलन मैं देख रहा हूँ कि रोज जो है वो जोर पकड़ रहा है। हालांकि अभी गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेटिंग जरूर है, वहाँ अभी किसान नहीं आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक इसका वजह ये भी हो सकती है कि जैसे अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न देने की बात कही है, क्योंकि वो पूरा वेस्टर्न एरिया है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और फिर दूसरी बात आरएलडी, जो आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है, हाँ बिल्कुल, बीजेपी तो जयंत चौधरी जैसे ही बीजेपी में आने की उनकी बात हुई, तो उधर के जो नेता हैं या जो किसान हैं, मुझे लगता है शायद वो किसी तरह मैनेज हुए हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जयंत चौधरी को हमने देखा है कि वो तो बहुत मतलब इनका किसानों के समर्थन में रहे हैं, किसानों से मिले हैं, हमेशा अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं इनके समर्थन में, किसानों के समर्थन में। पूरा किसान आंदोलन पिछली बार तो इन्होंने सपोर्ट किया था। तो इसका मतलब सरकार पूरी तरह से तैयार है, प्रिपेयर्ड है इस बार कि कैसे इसको टैकल करना है। बिल्कुल। वेस्टर्न यूपी में तुलना करें पंजाब हरियाणा से, तो वेस्टर्न यूपी में उन्होंने गठबंधन करके या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देके, ये कोइंसिडेंटल भी हो सकता है कि सरकार की स्ट्रेटेजी रही हो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। देखिए 2024 का चुनाव है, जो जयंत चौधरी है उनका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका बहुत ज़्यादा असर है। उनका पूरे प्रदेश में तो नहीं है, लेकिन पश्चिम प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है, बेल्ट है ये वाली पूरी वेस्टर्न यूपी की, तो यहाँ उनका ठीक ठाक मामला है। तो उनको लगता है कि किस तरह उनको मैनेज किया जाए, क्योंकि ये बड़ा प्रदेश है, जाटों के नेता हैं और जाट काफ़ी संख्या में हैं। और पिछली बार भी इन्होंने शायद यही मैसेज दिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का
जो बीजेपी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह, उनको जाट नेता है, उनको बनाया। ये भी किसान आंदोलन के बाद ही हुआ था पिछली बार। तो शायद ये माना जा रहा था कि किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं बीजेपी से, क्योंकि ये मांग नहीं मान रहे, तो उन्होंने जाट समीकरण बैठाने के लिए तो जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। भारत सरकार ने किसान नेताओं से एक विचार विमर्श भी किया है, डिस्कशन भी किया है। आई थिंक 2 राउंड हुए हैं या 1 राउंड हुआ है चंडीगढ़ में। तो वो कहाँ तक सफल रहा और अगर सफल नहीं रहा तो क्यों सफल नहीं रहा वो? देखिए शिव, यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी कि जब इस आंदोलन की नींव रखी जा रही थी, ये हरियाणा और पंजाब में जब ये आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, तो हरियाणा और दिल्ली के लोगों को नहीं पता था, लेकिन हरियाणा पंजाब में घर घर ये बातें बता दी गई। किसान एक दूसरे को जाके बता रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन किया गया बाकायदा इसके लिए कि ये आंदोलन हम खड़ा करेंगे, क्योंकि हमारी मांगे नहीं मानी गई। और ये सही वक्त है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, हमको आंदोलन करने के लिए दिल्ली कूच करना पड़ेगा। तो जब इसकी सुगबुगाहट सरकार को पता चली, तो सरकार ने क्या किया कि वहाँ पे केंद्रीय मंत्रियों को भेजा। तो जब वहाँ केंद्रीय मंत्री पहुँचते हैं और इस बात की उनसे मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग में कुछ निकल के नहीं आया, तो किसी ने अप्रोच नहीं किया। तो देखिए, मतलब जब सरकार को पता चला, तो ये बात को रोकने के लिए कि दिल्ली कूच ना करें किसान, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी है, गलत मैसेज जाएगा, तो सरकार ने अपनी ओर से पहल की। वो वहाँ पर गए, उन्होंने मुलाकात की, लेकिन वो मुलाकात बेनतीजा रही। ऐसे ही जब दिल्ली आने के लिए किसानों ने एक डेट फिक्स कर दी कि हम इस तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, तो एक तरफ तो उनकी ये तैयारी चलती रही, बॉर्डर सील कर दिए, पूरे दिल्ली किलेबंदी कर दी। इस बीच बड़ी हैरानी की बात यह है कि हरियाणा पुलिस ने भी गली मोहल्ले में जाकर गाड़ियां घुमाई और बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया कि कोई भी किसान दिल्ली नहीं जाएगा, इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा, अगर होगा तो हम उनके पासपोर्ट निरस्त कर देंगे, उन पर FIR दर्ज करेंगे, मुकदमे दर्ज कर लेंगे, है ना। इस बीच उन्होंने बहुत सारी धमकियां दी कि हम अलग अलग तरह की कार्रवाई करेंगे, कोई भी अपने ट्रैक्टर बाहर नहीं निकालेगा। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा तंबू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में लिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन, JCB, ID या ट्रैक्टर की लिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। इसके अलावा वहाँ जो पेट्रोल पंप हैं, किसानों को ये भी कहना है कि पेट्रोल पंप पर जाकर ये बताया गया, पुलिस की ओर से कहा गया कि किसानों के जो ट्रैक्टर हैं उनमें डीजल ना भरा जाए। डीजल भरने के लिए उनमें मना कर दिया ताकि किसान दिल्ली ना आ सकें। और इस बीच उन्होंने मीटिंग भी जारी रखी कि मतलब बातचीत का जो दरवाजा था वो खुला रखा, और जाके जब जिस दिन इनका प्रोटेस्ट के लिए कूच करने वाले थे उस दिन जाकर इन्होंने एक मीटिंग का समय दे दिया कि हम शाम को 5 बजे किसान नेताओं से मिलेंगे। किसान नेताओं को बुलाया, इन्होंने इनकी मीटिंग हुई और चंडीगढ़ में, और उस मीटिंग में किसानों ने यही कहा कि एक तरफ तो आप जो है किसानों के लिए खाई खोद रहे हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, पिलर खड़े कर रहे हैं, कटीले तार लगा रहे हैं, आप कीले सड़कों में ठोक रहे हैं, और दूसरी तरफ हमसे बात कर रहे हैं, तो ये सब साथ साथ नहीं चलेगा। बहुत सारे किसान नेताओं ने ये बोला। उसके बाद जब बात आई कि भाई हमारी ये मांगे हैं, MSP की गारंटी आप दीजिए, किसानों पे जो मुकदमे हैं उनको वापस लीजिए, लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उसमें जो है पीड़ित उनको न्याय दीजिए, तो जितने भी इस तरह की इनकी डिमांड्स थी उसको इन्होंने रखा। तो किसान और उनकी जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही, उसमें कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने बातचीत का दरवाजा खुला रखा है। किसानों की ओर से अभी भी कहा जा रहा है कि हमें कोई शौक नहीं है कि हम जाके अपना 6 महीने का राशन भर के अपने घर से दूर रहेंगे, हम बातचीत के लिए अभी भी तैयार हैं अगर सरकार हमारी बातें मानती है तो। प्रशांत की ओर रुख करते हैं। प्रशांत, इसमें DGP का एक कोट है जिसमें he categorically rejected the allegations of bias and said the police acted in self-defense after they were attacked while they had accompanied civil authorities for the demolition. उनका एक कोट है जिसमें उन्होंने बोला है कि there is a magistrate inquiry going on as well as criminal investigation. People are free to report on these allegations before inquiries and court, but you cannot justify the mob violence that took place.
सो इसमें तो जो डीजीपी हैं अभिनव कुमार उत्तराखंड के, उन्होंने अपना वर्जन दिया है कि जो भी आपने स्टोरी लिखा है मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। लेकिन आप बताएंगे कि पुलिस जो पर्सनल हैं, पुलिस के जो जवान हैं, वो कितने घायल हुए थे उसमें, और पुलिस को क्या क्या किस प्रकार का वायलेंस का सामना करना पड़ा? तो बेसिकली एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे लगभग 20 से 30 पुलिस पर्सनल वहाँ पे घायल थे और वहाँ पे भर्ती थे। किन्हीं को सर में चोट लगी है, किन्हीं के हाथ में लगी है, किन्हीं के पैर फ्रैक्चर्ड हो गए हैं, कोई भागने की में, किसी के मतलब हेलमेट, मतलब वो जैसा बता रहे थे कि हेलमेट टूट गया था हमारा। कोई ये भी बता रहा है कि घर वाले ऊपर से गमला फेंक रहे थे, अगर गमला सर पे गिरे तो कितना चोट लगेगा। तो ये सारा है। बट पुलिस का जो रवैया उसके बाद हाँ, तो वहाँ पे जो पुलिस का रवैया है वो काफ़ी सख्त है इस समय, क्योंकि मैं वही कह रहा था कि जब लोगों ने पत्थरबाजी की तो पुलिस ने भी इधर से पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर दिया, तो लोग और उग्र हो गए। उधर से फिर वो पेट्रोल के वो मोलटॉप जैसे होते हैं वो बना के फेंकने लगे। जर्नलिस्ट जो थे साथ में गए थे वो पूछ के कि अगर तुम पत्रकार हो, अगर बता रहा हाँ, तो उसे और मार रहे थे, क्योंकि लोगों को गुस्सा था कि इन्होंने नैरेटिव सेट किया हुआ है कि यहाँ के मुसलमान सारे, तो वो क्या आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये जर्नलिस्ट है, तो जी किसी के पास आईडी देख लिया। तो वैसा, और पुलिस का तो पता ही है कि वो प्रॉपर ड्रेस में है, तो वो उन पे तो कर ही रहे थे, पत्थर मार रहे हैं, लाठी से मार रहे हैं। वो बता रहे थे कि जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि जैसे जो मिल रहा था, जो सामान मिल रहा था वो उससे मार रहे थे। एक आदमी थक जा रहा है, दूसरा आदमी आके मार रहा है। और कुछ ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये सब अननोन फेस थे, कि मतलब इनको पहले यहाँ कभी नहीं देखा था। तो ये भी एक अलग स्टोरी हो सकती है। ऐसा दिल्ली दंगों के टाइम भी कहा जाता था कि उस समय मैं इंडियन एक्सप्रेस में था, तो उस समय जब करावल नगर और इस तरफ शिव विहार उस तरफ जब मैं गया था रिपोर्टिंग के लिए, तो वहाँ पे भी ऐसा कहा जाता था कि जो लोग दंगे करने के लिए आ रहे थे तो वो सारे के सारे हेलमेट पहन रखे थे, और जो हेलमेट पहन नहीं रखे थे लोग, स्थानीय लोग उनको पहचान नहीं पा रहे थे कि ये लोग आए कहाँ से हैं, कि वो लोग वहाँ के थे ही नहीं। ऐसा कई बार होता है जब भी इस तरह की चीजें होती है ना, तो आपने देखा होगा कि हेलमेट या फिर वो रुमाल लगा लेते हैं नहीं, या फिर अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो करेंगे, लेकिन अगर कोई जैसे किसने कुछ पहन नहीं रखा, अगर उसको आप देखें कि हाँ ये कहाँ से आया, इसको तो हमने इस कॉलोनी में देखा ही नहीं। तो प्रशासन से हमने बहुत बार बात करने की कोशिश की कि क्या हुआ और वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसको लेकर के अभी, ये सारा चीज़। तो प्रशासन में से कोई जवाब दे नहीं रहा है। और हमने एसएसपी जो है नैनीताल के, प्रहलाद नारायण मीना, उनसे भी बात करने की कोशिश की 3-4 बार। वो फ़ोन काट दे रहे हैं या फिर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एसपी सिटी हल्द्वानी हरभजन सिंह, उनसे बात करने की कोशिश की कि सर वहाँ पे जो भी आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, इस मतलब किस जो भी आपको जिस पे शक हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि आप उन पे जाके घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, ये किस सबूत के तथ्य पे आप कर रहे हैं जो भी। तो वो कह रहे हैं कि देखिए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कर्फ्यू एरिया में जाना मना है इस समय, ये बोल के उन्होंने फ़ोन काट दिया। एक सवाल पूछूंगा मैं, जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी मृत्यु का कारण क्या है, क्या किस वजह से हुई है, गोली लगने से हुई है, आप बताइए। हमने जितने भी घर वालों से बात की, जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, उनके घर वालों से बात की, उनका ये कहना है कि मृत्यु पुलिस वालों की गोली से हुई है, क्योंकि पुलिस वालों ने फायरिंग स्टार्ट। 5 परिवारों का कहना है, 5 परिवारों का कहना है कि पुलिस वालों की गोली से लगी। बाकी पुलिस वालों का कहना है कि मौत का कारण अभी आया नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। तो मे बी ये लाठी से किसी ने मारा हो, मे बी पत्थर से किसी ने मारा हो, और मे बी गोली से भी मारा हो, तो गोली किसी वहाँ के स्थानीय लोगों ने मारा हो, क्योंकि वहाँ से 7 गोली भी बरामद हुई है। एसएसपी का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, उनका आया था बयान। हाँ, मैं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था मॉर्चुरी, वहाँ गया। जो प्रकाश कुमार करके एक हैं बिहार के, जो हिंदू विक्टिम थे वहाँ के, जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार वाले आए थे। वो नोएडा में रहते हैं, उनके ब्रदर इन लॉ, वो आए थे वहाँ से। वो बता रहे हैं कि ये लड़का मतलब अभी 25 साल का है, अभी ग्रेजुएशन ख़त्म करके आया था जॉब की तलाश में। ठीक है, उनकी मतलब भगदड़ हुई, भगदड़ में किसी ने
गोली मार दी। पोस्टमार्टम जहाँ हो रही थी वहाँ से पता चला कि उनके सर में 3 गोली लगी है और उनका पुलिस वाले बता रहे हैं कि उनकी बॉडी रेलवे ट्रैक पे मिली है, जबकि स्थानीय लोग ने उन्होंने बताया कि ये बाजार में ही थी। बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने गोली मारी, बट उन्होंने वो भी नहीं देखे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो भी अगले ही दिन आए थे। उनको ये बोल के बुलाया गया कि उनके आपके साले के सर में चोट लगी है, तो आप आ जाइए हल्द्वानी। वो हल्द्वानी में है, तो उन्हें बताया नहीं गया कि उनकी मृत्यु हुई है। तो जब वो फैमिली आई वहाँ पे हॉस्पिटल, तो उन्होंने आपको बताया कि गोली लगने से मृत्यु हुई। हाँ, और हमने वहाँ पे देखी भी, अंदर जहाँ पे पोस्टमार्टम हो रही थी वहाँ पे 3 गोली रखी हुई थी। परिवार वालों को अलाउ किया गया था कि आप फ़ोटो खींच सकते हैं इसकी। मैं ये देखा कि प्रशासन वाले, उत्तराखंड पुलिस वाले उनसे ये लिखवा रहे हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन में जो भी लगा कि आपको, हाँ, जिस चीज़ से भी मृत्यु हुई है, गोली लग के मृत्यु हुई या फिर लाठी खाने से मृत्यु हुई, आपको जो देख के लगा वो लिखिए। साथ में ये लिखिए कि पर इसका पूरा प्रमाण हमारे पास नहीं है, और ये भी लिखिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी आएगी हम उसको मानेंगे। तो ये मेरे आँख मतलब सामने की बात है। तो सीरियस बातें छोड़ के अब रिकमेंडेशन पूछते हैं कि इसमें हम, ये फन पार्ट है इस पॉडकास्ट का, जिसमें हम पूछते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने इस हफ्ते या पिछले 2 हफ्ते या इस महीने कौन सी किताब पढ़ी है या कौन सी मूवी देखी है, कोई एपिसोड वो रेकमेंड करते हैं हमारे व्यूअर्स को। तो अवधेश जी, आपने इस बार क्या रेकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को? बीते दिनों बिहार की जो राजनीति है बहुत ही गर्मा गर्म रही, और इस बीच फ्लोर टेस्ट जब हो रहा था तो जो मुझे बहुत ज़्यादा उस पूरी एपिसोड में किसी ने आकर्षित करा, तो जो तेजस्वी यादव का जो भाषण है, मुझे लगता है वो देखा जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। एक रिकमेंडेशन और है मेरा कि बीबीसी पे एक स्टोरी आई है, दिलनवाज पाशा की एक रिपोर्ट है, झारखंड से वीडियो रिपोर्ट है कि कैसे एक छोटे से कमरे में जो लॉज, उसमें कुछ स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं। मैंने देखा वो वीडियोस, देखा आपने? जो पढ़ाई करते हैं, और वो पढ़ाई के साथ साथ कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 15 साल से रह रहा है, कोई 5 साल से रह रहा है वहाँ पर। तो उस रहने के दौरान जब वो परीक्षाएं देने जाते हैं और परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, तो उस जो सदमा है या जो उस समय का जो उनकी सालों साल जो मेहनत है, हाँ, वो झेलना पड़ता है। वो जो उनकी जो कहानी है, उसको मुझे लगता है उस वीडियो को भी देखा जाना चाहिए। प्रशांत, आपकी क्या रिकमेंडेशन है? तो मेरा रिकमेंडेशन एक किताब है, एक बहुत मोटी सी किताब है, 500 से ज़्यादा पन्ने हैं उसमें। उसका नाम है मुझे चांद चाहिए। उसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। एक्चुअली उस किताब में एस्पिरेशन की बात है कि कैसे एक महिला को इंटरेस्ट जगा थिएटर करने में थ्रू उनके प्रोफेसर के द्वारा। तो फिर उनके बाद वो NSD आई, फिर उसके बाद वो बम्बई गई, बम्बई में काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। फिर उसका मन हुआ आर्ट फिल्मों की तरफ, फिर वो आर्ट मूवी में चली गई, फिर भी तब भी वो ड्रामा कर रही हैं, प्लेज कर रही हैं। तो एस्पिरेशन वाला कि कैसे एक एस्पिरेशनल लड़की कहाँ से कहाँ जा रही है, छोटे से उत्तराखंड के एक छोटे से शहर से, छोटे से गांव से मुंबई तक का सफ़र, फिर उसके बाद वहाँ का एक लाइमलाइट वाला चीज़, सुपरस्टार वाला चीज़। मेरी रिकमेंडेशन है एक आर्टिकल जो कैरेवान मैगजीन का जो फरवरी का इशू है उसमें आया है, और उसका हेडलाइन है स्क्रीम्स फ्रॉम द आर्मी पोस्ट। ये इस स्टोरी को लिखा है जतिंद्र कौरतूर ने। इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ है अभी। ये एपिसोड जो है हम फरवरी 14 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल वो आर्टिकल हटा लिया गया उनकी वेबसाइट से, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एक नोटिस जारी किया कैरेवान को कि आप ये आर्टिकल हटाइए अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उस पे एक मैंने रिपोर्ट भी किया है छोटा सा। इसमें मैंने लोगों से बात किया है कि कैसे उनको नोटिस आया, क्या प्रक्रिया फॉलो की, क्या क्या लॉज हैं जो सरकार को फॉलो करने चाहिए, क्या क्या लॉज हैं जिस पे हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, फिर भी उन्हीं प्रोसीजर के थ्रू कैरेवान मैगजीन को नोटिस दिया गया है। तो अभी तो वो आर्टिकल उपलब्ध नहीं है, स्क्रीम्स फ्रॉम द आर्मी पोस्ट आपको मिलेगा नहीं, लेकिन कैरेवान मैगजीन आप खरीद सकते हैं किसी बुक स्टोर पे जाके और उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। उस आर्टिकल में मेंशन है कि
जो पुंछ टेरर अटैक हुआ था दिसंबर 21 लास्ट ईयर को, उसके बाद 3 सिविलियंस की डेथ हुई थी। तो उसमें जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने लिखा है कि ये जो 3 सिविलियंस की डेथ हुई थी, दे वर अलेजिडली टॉर्चर्ड बाय द आर्मी, राष्ट्रीय राइफल्स। तो ये आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको अच्छा भी लगेगा इसको पढ़ने के बाद। इन्हीं 3 रिकमेंडेशन के साथ इस पॉडकास्ट को हम करते हैं अर्जुन। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.